हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अप्रैल महीने की क्रॉनिकल मैगजीन की एक महत्वपूर्ण आर्टिकल को आपके साथ डिस्कस करूंगा। यह जो आर्टिकल है वह बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। यह जो आर्टिकल मैं डिस्कस कर रहा हूं वह बीपीएससी मुख्य परीक्षा सिलेबस के अंतर्गत जीएस पेपर 2 सेक्शन 3 यानी कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है उसके अंतर्गत यह टॉपिक काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कशन होगा उसका मेन हेडलाइन है भारत में हरित ऊर्जा, विजन, संभावनाएं एवं चुनौतियां। भारत में हरित ऊर्जा को लेकर किस प्रकार की संभावनाएं विद्यमान हैं और भारत में क्या क्या चुनौतियां हैं हरित ऊर्जा और ग्रीन एनर्जी को लेकर, उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। सबसे पहले आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हरित ऊर्जा जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा से मिलता जुलता शब्द है, लेकिन दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, हरित ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा में थोड़े बहुत अंतर हैं, उसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आगे ओवरव्यू देख लेते हैं। भारत हरित ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पिछले 8 वर्षों में 396% बढ़ी है। यानी देखिए, जब से 2014 ईस्वी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार का गठन हुआ है, तो उसके बाद से आप देखेंगे तो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कई सारे कार्य किए जा रहे हैं और सरकार की कोशिश है कि नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में काफ़ी तेजी से काम किया जाए, ताकि आने वाले समय में गैर नवीकरणीय ऊर्जा को पूरी तरीके से रिप्लेस किया जा सके। और इसीलिए विगत 8 वर्षों में, यह सरकार का डेटा है, विगत 8 वर्षों में 396% बढ़ोतरी हुई है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में। ठीक है, जो 179 गीगावाट तक पहुंच गई है। यानी कि वर्तमान समय में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन जो है वह 179 गीगावाट या नवंबर 2023 तक का डेटा है, तो उतना किया जा रहा है। यह कुल क्षमता का 42% है। यानी कि कुल जितना एनर्जी हो रहा है प्रोड्यूस भारत में, वह कुल क्षमता का 42% कुल क्षमता का 42% यानी कि 179 गीगावाट जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादन किया जा रहा है। हरित ऊर्जा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता स्पष्ट है तथा निरंतर नीतिगत समर्थन, तकनीकी प्रगति एवं घटती लागत के साथ भारत में हरित ऊर्जा का भविष्य उज्जवल दिखता है। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि आखिर हरित ऊर्जा क्या है, ग्रीन एनर्जी क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं ग्रीन एनर्जी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। हरित ऊर्जा या ग्रीन एनर्जी उन ऊर्जा स्रोतों का प्रतिनिधित्व करती है जिनका पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनतम होता है। यानी कि ऊर्जा के वैसे स्रोत जिसका पर्यावरण पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है वह ऊर्जा के हरित स्रोत कहलाते हैं या हरित ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। सोर्सेस ऑफ ग्रीन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। तो आपको संक्षिप्त रूप में याद करना है, ऊर्जा के वैसे स्रोत जिसका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न्यूनतम हो वे हरित ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। यही डिफिनीशन आपको याद करना है और एग्जामिनेशन में लिखकर आना है। ठीक है, इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत हानिकारक कार्बन उत्सर्जन निर्मुक्त नहीं करते, जिसका अर्थ है कि वे कार्बन पदचिह्न को कम करने में हमारी सहायता करने में प्रभावी हैं। यानी कि हरित ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं वे कार्बन उत्सर्जन निर्मुक्त नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव इसका कम से कम देखने को मिलता है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर हरित ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा क्या दोनों एक ही है या दोनों में कुछ असमानताएं, भिन्नताएं देखने को मिलती है। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है हरित ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का एक उप समूह है। ठीक है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का एक पार्ट है हरित ऊर्जा। ठीक है, यानी कि नवीकरणीय और हरित ऊर्जा दोनों लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन पूरी तरीके से दोनों समानार्थी नहीं है। हरित ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सभी नवीकरणीय ऊर्जा हरित ऊर्जा नहीं हो सकते, लेकिन सभी हरित ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत माने जाएंगे। इस स्टेटमेंट को आप लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सभी नवीकरणीय ऊर्जा हरित ऊर्जा के स्रोत नहीं होंगे, लेकिन सभी हरित ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत माने जाएंगे। ठीक है,
और इसमें वे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन शामिल हैं जो सर्वाधिक पर्यावरणीय लाभ प्रदान करते हैं। यहाँ से स्पष्ट हो गया कि हरित ऊर्जा जो है वह रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा का मात्र एक भाग है और इसके अंतर्गत हरित ऊर्जा के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा के वैसे संसाधन शामिल होते हैं जो सबसे ज़्यादा पर्यावरणीय लाभ प्रदान करते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसीलिए यद्यपि सभी हरित ऊर्जा संसाधन नवीकरणीय हैं, सभी नवीकरणीय संसाधन को हरित नहीं माना जा सकता। अभी हमने बोला कि सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हरित ऊर्जा के स्रोत नहीं कहलाएंगे, लेकिन सभी हरित ऊर्जा के स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत माने जाएंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए पनबिजली नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है, लेकिन हरित ऊर्जा के स्रोत नहीं माने जाएंगे। ठीक है, हरित ऊर्जा में कौन कौन आएगा? सौर ऊर्जा हरित ऊर्जा के स्रोत माने जाएंगे, पवन ऊर्जा हरित ऊर्जा के स्रोत माना जाएगा, बायोमास हरित ऊर्जा के स्रोत माना जाएगा। लेकिन देखिए ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी है और हरित ऊर्जा के स्रोत भी है, लेकिन पनबिजली यह नवीकरणीय ऊर्जा का भी स्रोत है, लेकिन यह हरित ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो हरित ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा में थोड़ा सा अंतर है जिसे आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। डिफिनीशन जो हमने यहाँ पर बताया उसे ही आपको डिफिनीशन के रूप में रट लेना है और इसे ही लिखना है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में नवीकरणीय ऊर्जा हमेशा पूछा जाता है, लेकिन हरित ऊर्जा जो है वह अभी तक नहीं पूछा गया है, तो ऐसे शब्दों को हमेशा आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, यहाँ पर हमने इसकी डिफिनीशन को समझा। अब हरित ऊर्जा को लेकर क्या उत्पादन किए जा रहे हैं, वर्तमान समय में क्या रिपोर्ट है गवर्नमेंट की, उसके बारे में समझते हैं और फिर हरित ऊर्जा एक एक समझेंगे हम लोग, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, और एक एक उसके क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, सरकार क्या काम कर रही है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा के हालिया अनुमानों के अनुसार भारत की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता यह पनबिजली संयंत्र के अतिरिक्त दिसंबर 2023 में 135 गीगावाट के स्तर से मार्च 2025 तक 170 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। देखिए ग्रीन एनर्जी को लेकर सरकार कितना काम कर रही है, इसे समझिए। ठीक है, अगर नवीकरणीय ऊर्जा देखा जाए तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो डेटा निकलकर सामने आ रहा है दिसंबर 2023, इस डेटा को आप लोग लिख लीजिए। दिसंबर 2023 में 135 गीगावाट उत्पादन हो रहा है। ठीक है, मार्च 2025 तक कितना उत्पादन किया जाएगा, यहां तक क्या लिखा हुआ है, 170 गीगावाट। यहाँ पर दिसंबर 2023 में 135 गीगावाट, मार्च 2025 में 170 गीगावाट, और यही 2030 ईस्वी तक 450 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। तो इसे आप एक टेबल के रूप में दर्शा सकते हैं, दिसंबर 2023 में इतना, मार्च 2025 में इतना, और 2030 ईस्वी तक 450 गीगावाट संभावित लक्ष्य है। ठीक है, तो यह एक आपका डेटा निकल कर आ गया, चार्ट के रूप में आप यूज कर सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में। ठीक है, 135, 170 और 450। ठीक है, भारत ने अपने ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित किए हैं। आपको याद होगा COP26 के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पंचामृत रखा गया था, पंचामृत के अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण लक्ष्य थे, जिसमें एक लक्ष्य था कि 2030 ईस्वी तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर लिया जाएगा। ठीक है, और इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, अपशिष्ट से ऊर्जा आदि सभी शामिल हैं, और सरकार के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्धन हेतु वित्तीय प्रोत्साहन, सब्सिडी, अनुकूल विनियम सहित विभिन्न नीतिगत उपाय क्रियान्वित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण डेटा है, इकरा का जो रिपोर्ट है, इस डेटा को आप लोग आंसर में यूज कर सकते हैं। तो हमने हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा की डिफिनीशन को देखा और महत्वपूर्ण अभी कितना ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है इसके बारे में हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। ठीक है, अब आइए हरित ऊर्जा के विविध आयाम, भारतीय परिदृश्य।
भारत का लक्ष्य 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन तक पहुंचना है और 2030 तक अपनी बिजली आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से पूरा करना है। 50% या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 450 मेगावाट पहले था, तो अब इसे बढ़ाकर 500 गीगावाट कर दिया गया। 500 इसे आप लोग लिखेंगे, ठीक है। यानी कि कुल बिजली की जरूरत का 50% जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न की जाएगी। भारत आर्थिक विकास के एक नए मॉडल का नेतृत्व कर रहा है, जिससे वह अतीत में कई देशों के द्वारा अपनाए गए कार्बन सघन दृष्टिकोण से बच सकता है तथा अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक मानक बन सकता है, ठीक है। अब एक एक करके महत्वपूर्ण जो हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी के स्रोत हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, ठीक है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करके काम करती है। यानी कि सौर ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है, तो सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसे ही बिजली इलेक्ट्रिसिटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो वह सोलर एनर्जी का रूप माना जाता है, ठीक है। भारत में वर्तमान समय में सौर ऊर्जा क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है। देखिए ये सभी डेटा काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत विश्व में सौर ऊर्जा उत्पादन में चौथे स्थान पर है, यानी कि अन्य 3 कंट्री भारत से ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, भारत विश्व में चौथे नंबर पर आता है, ठीक है। पिछले 5 वर्षों में देश की सौर स्थापित क्षमता में एक बड़ा बदलाव आया है, जो 2023 में 21,651 मेगावाट से बढ़कर 70,096 मेगावाट हो गया है। यानी कि अभी जो सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है 70,096 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन 2023 के डेटा के अनुसार किया जा रहा है, ठीक है। 2023 में भारत ने 7.5 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित किया है। यानी कि सिर्फ 2023 में अकेले भारत ने 7.5 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को स्थापित किया है, तो जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब सौर ऊर्जा से संबंधित तकनीक क्या है कि सौर ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है, ठीक है। तो इसके टेक्निकल एक्सपेक्ट में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन 3 तरीके हैं जिनमें संकेंद्रित फोटोवोल्टाइक्स, संकेंद्रित सौर ऊर्जा, संकेंद्रित सौर तापीय, ये 3 प्रकार के तकनीक इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। अब मेन जो इम्पोर्टेंट है आर्थिक व्यवहार्यता, इसका इकोनॉमिक दृष्टि से कितना व्यवहारिक प्रयोग सौर ऊर्जा को लेकर है, सौर संयंत्रों को लेकर, उसे हमें समझना है। सौर संयंत्रों को पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती है, क्योंकि फोटोवोल्टाइक पैनलों की बड़ी श्रृंखला को सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने की आवश्यकता होती है, तभी सौर ऊर्जा का उत्पादन संभव है। प्रतिदिन 4 चरम सूर्य घंटों के राष्ट्रीय औसत के कारण 5 मेगावाट का सौर संयंत्र प्रतिवर्ष 6,000 मेगावाट का उत्पादन करेगा। यानी कि देखिए, अगर प्रतिदिन 4 घंटा, अगर राष्ट्रीय औसत मान लिया जाए प्रतिदिन की 4 घंटा काफ़ी तेज जो है वह सूर्य सनलाइट पड़ेगी, और जिसके कारण 5 मेगावाट का अगर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा तो 1 साल में वहां से 6,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए कि 5 मेगावाट का अगर सोलर प्लांट स्थापित करते हैं तो प्रति वर्ष 1.5 से 2 करोड़ रुपये यहाँ से वार्षिक राजस्व प्राप्त हो सकती है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। हाल के वर्षों में सौर ऊर्जा की लागत में अब काफ़ी कमी आ गई है। स्वाभाविक है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला जाएगा, तकनीक, सोफिस्टिकेटेड तकनीक हमें मिलते चले जाएंगे, मार्केट में नई नई तकनीक आती चली जाएगी, और जो लागत दर है, चाहे वह सौर ऊर्जा को लेकर, पवन ऊर्जा को लेकर, बायोमास को लेकर, किसी प्रकार की ऊर्जा उत्पादन को लेकर, तो उसकी तकनीक की लागत में धीरे धीरे कमी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। पहले यानी कि सरकार इस दिशा में क्या पहल कर रही है, तो सबसे महत्वपूर्ण पहल है कि 100% तक FDI निवेश की अनुमति सरकार के द्वारा दी गई है। यानी कि सौर ऊर्जा उत्पादन में 100% FDI, सबसे बड़ी यही तकनीक पहल सरकार के द्वारा की गई है। दूसरा, 30 जून 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर एवं पवन ऊर्जा की अंतर राज्य बिक्री हेतु अंतर राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के तहत शुल्क की छूट प्रदान की जा रही है। इसके अलावा सौर ऊर्जा उत्पादन को लेकर कई सारे सरकार के द्वारा स्कीम चलाई जा रही है, जिनमें PM कुसुम योजना आपने नाम सुना ही होगा। हाल ही में सरकार के द्वारा PM सूर्योदय योजना भी लॉन्च किया गया है, इसे भी आप लोग यहाँ पर मेंशन कर लें, PM सूर्योदय योजना। इसके अलावा
ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टीय एवं पवन परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी नीलामी प्रक्रिया के लिए मानक निर्देश जारी किए गए हैं। 2029-30 तक नवीकरणीय खरीद दायित्व आरपीओ के लिए योजना की घोषणा की गई है। निवेश आकर्षित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। तो ये सारे जो कार्य है वह पहल जो है वह सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा की दिशा में की जा रही है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब आइए सौर ऊर्जा को लेकर पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ रहे हैं सौर ऊर्जा को लेकर। ठीक है, तो सौर ऊर्जा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन विशेषकर CO2 को कम करने में सक्षम है। आप सभी जानते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी ग्रीन हाउस का जो CO2 जो प्रभाव है वह CO2 कम उत्पन्न करती है और इसके असर को वायुमंडल में कम करती है। ठीक है, जैव विविधता, सौर ऊर्जा का विकास स्थानीय जैव विविधता में परिवर्तन कर सकता है या हानि पहुंचा सकता है। सौर पैनलों के लिए भूमि साफ करने से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। यह एक नकारात्मक प्रभाव है कि सौर ऊर्जा के लिए सौर प्लांट स्थापित करने के लिए जो स्पेस चाहिए तो उससे कहीं ना कहीं जैव विविधता नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। पुनर्चक्रण, सौर पैनलों का पुनर्चक्रण वहनीय तथा पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, तो यह भी एक इसका नकारात्मक प्रभाव है। देखिए, सौर ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव आपने पढ़ा होगा, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के नकारात्मक प्रभाव को भी आपको जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसे आप लोग वहाँ पर लिख सकते हैं। प्रदूषक एवं सौर अपशिष्ट, सौर सेल में कैडमियम एवं सीसा जैसी भारी धातुओं का प्रयोग होता है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती है, विशेषकर तब जब उसका पुनर्चक्रण या ठीक से निपटान न किया जाए। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सौर ऊर्जा संयंत्र जब स्थापित किया जाएगा तो उसका पर्यावरण पर किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो इसे भी जानना आवश्यक है। अगला सौर ऊर्जा हमने पढ़ लिया, अब है हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, इसके अंतर्गत सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से देखेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि हरित हाइड्रोजन। देखिए, हरित हाइड्रोजन एक प्रकार का हाइड्रोजन है जो सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन के माध्यम से प्राप्त होती है। ठीक है, तो हरित हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन का एक प्रकार है जो सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन के माध्यम से उत्पन्न होता है। ठीक है, और भारत ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन हेतु महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसका लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन करना है। भारत सरकार के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया हरित हाइड्रोजन उत्पादन को लेकर, उसके अंतर्गत 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन किया जाएगा। देश राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से हरित हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्न उत्पादों के उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ठीक है, तो हरित हाइड्रोजन की डिफिनीशन और सरकार के क्या महत्वपूर्ण लक्ष्य इसे समझा। अब आइए तकनीक क्या है हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करने को लेकर। विद्युत अपघटन, जल को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए बिजली के उपयोग करने की प्रक्रिया। सौर चालित उच्च तापमान उष्मा रसायन जल विभाजन और नाभिकीय ऊर्जा संचालित उच्च तापमान उष्मा रसायन जल विभाजन। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तकनीक है हरित हाइड्रोजन को लेकर। अब आइए इसके महत्वपूर्ण संसाधन। ठीक है, हाइड्रोजन का उत्पादन परंपरागत रूप से प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करता है, लेकिन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर, पवन, भूतापीय एवं बायोमास जैसे नवीकरणीय संसाधनों की ओर प्रगति हो रही है। भविष्य की ऊर्जा मांगों को अस्थायी रूप से पूरा करने की क्षमता के कारण हरित हाइड्रोजन विश्व स्तर पर लोकप्रियता हासिल कर रहा है। और हरित हाइड्रोजन न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देखेंगे तो इसकी दिशा में काफ़ी अधिक पहल की जा रही है। हालांकि वर्तमान में यह पारंपरिक ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में अधिक महंगा है। नवीकरणीय ऊर्जा लागत और तकनीकी प्रगति में रुकावट के साथ समय के साथ हरित हाइड्रोजन की लागत कम होने की अपेक्षा है। स्वाभाविक है कि जैसे जैसे इसका उत्पादन बढ़ता चला जाएगा, तकनीक की दिशा में नई नई खोज होती चलेगी और सोफिस्टिकेटेड तकनीक भी उपलब्ध हो पाएगी, जिसके कारण लागत जो है वह कम जाएगी। ठीक है,
अब इसकी आर्थिक व्यवहार्यता देखते हैं। ठीक है, तो हरित हाइड्रोजन उत्पादन की आर्थिक व्यवहार्यता कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की लागत, विद्युत अपघटन प्रौद्योगिकी की दक्षता एवं विभिन्न बाजारों में हरित हाइड्रोजन की मांग शामिल है। वर्तमान में विश्व के कुछ क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन की कीमत 3.6 और 9.5 अमेरिकी डॉलर प्रति केजी के बीच है। हालांकि जैसे जैसे नवीकरणीय ऊर्जा की लागत कम होती है तथा विद्युत अपघटन प्रक्रिया में सुधार होता है, हरित हाइड्रोजन की लागत कम होने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य हो पाएगी। ठीक है, अब आइए पहल कि सरकार के द्वारा हरित हाइड्रोजन की दिशा में क्या महत्वपूर्ण पहल किए जा रहे हैं। तो भारत ने प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन एमएमटी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता के लक्ष्य के अनुरूप 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। ठीक है, तो सरकार की महत्वपूर्ण पहल क्या है हरित हाइड्रोजन उत्पादन को लेकर? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। इस मिशन को आप लोग रट जाएंगे। इस मिशन का क्या लक्ष्य है? तो प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करना, पहला लक्ष्य। दूसरा क्या है? इसके लिए सरकार के द्वारा 19,744 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को। ठीक है, अब इसका पर्यावरणीय प्रभाव हम लोग देखते हैं। तो पवन या सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके उत्पादित हरित हाइड्रोजन में जलवायु परिवर्तन शमन में योगदान करने की क्षमता है। हाइड्रोजन रिसाव को कम करना और हरित हाइड्रोजन को उत्पादन, भंडारण, परिवहन और उपयोग के दौरान अधिक कठोर पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों को लागू करना भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यह पर्यावरणीय प्रभाव है, इसका सकारात्मक, नकारात्मक, तो इसे भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा को हमने देखा और उसके बाद हरित हाइड्रोजन को हमने देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे पवन ऊर्जा को लेकर। ठीक है, पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो पवन की शक्ति को बिजली में परिवर्तित करता है, यानी कि वायु की गति से टरबाइन के माध्यम से जो हमें बिजली प्राप्त होती है वह पवन ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, पवन ऊर्जा का अभी देखा जाए भारत में तो 42.8 गीगावाट के स्थापित क्षमता पवन ऊर्जा का है, यानी कि भारत में वर्तमान समय में जो पवन ऊर्जा उत्पादन किया जाता है वह 42.8 गीगावाट। आप लोग नोट कर लें, पवन ऊर्जा उत्पादन अभी भारत के पास कितनी क्षमता है? 42.8 गीगावाट की क्षमता है, और इस मामले में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर आपका आ जाएगा चाइना, दूसरे स्थान पर आपका आ जाएगा यूएसए, तीसरे स्थान पर आ जाएगा जर्मनी और चौथे स्थान पर आएगा इंडिया, और इंडिया के पास क्षमता है 42.8 गीगावाट पवन ऊर्जा। ठीक है, तकनीक लंबे ब्लेड प्रति टरबाइन ऊर्जा प्रग्रहण को बढ़ाते हैं, जबकि ऊंचे टावर टरबाइनों को ऊंची तीव्र पवनों तक पहुंचने की अनुमति देते हैं, जिससे कि ऊर्जा उत्पन्न होता है। कुल मिलाकर आप यही समझिए कि वायु की गति के कारण टरबाइन के माध्यम से जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है वही पवन ऊर्जा कहलाता है। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत विश्व में चौथे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर यूएसए, तीसरे नंबर पर जर्मनी, और भारत में जो स्थापित क्षमता पवन ऊर्जा की 42.8 गीगावाट है। ठीक है, अब आइए आर्थिक व्यवहार्यता, फिर चुनौतियां और सरकार की पहल। ठीक है, विगत कुछ वर्षों में पवन ऊर्जा उत्पादन की वित्तीय व्यवहार्यता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। गिरती लागत, रोजगार बाजार में वृद्धि, निवेश पर सकारात्मक रिटर्न तथा लागत प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ पवन ऊर्जा धारणीय बिजली उत्पादन के लिए एक आकर्षक विकल्प बन रही है। इसके अतिरिक्त सरकारी प्रोत्साहन नीतियां और सब्सिडी पवन ऊर्जा परियोजना की लागत प्रभावशीलता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण चुनौतियां क्या क्या है? तो भंडारण संबंधी चुनौतियां हैं कि पवन ऊर्जा से उत्पादन तो कर लिया जाएगा, लेकिन उसके भंडारण की अभी उतनी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। ट्रांसमिशन की भी सुविधा की कमी है, तो भंडारण और ट्रांसमिशन की सबसे बड़ी चुनौती है। पूंजी एवं सामग्री की लागत भी सबसे बड़ी चुनौती है। पूंजी स्टार्टिंग जो इसकी स्थापित क्षमता है वह अभी काफ़ी महंगी तकनीक है, तो पूंजी और सामग्री की लागत भी बहुत बड़ी चुनौती है, और इंजीनियरिंग चुनौतियां भी इस दिशा में विद्यमान है।
पहले यानी कि सरकार के द्वारा क्या पहल की जा रही है। तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना संभवतः 2015 ईस्वी में आया था अपतटीय पवन ऊर्जा नीति की स्थापना की रणनीति के माध्यम से अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास के लिए एक संशोधित नीति जारी की है। तो सरकार ने अपतटीय पवन ऊर्जा नीति स्थापित की है, संभवतः 2015 में आया था और इसके माध्यम से पवन ऊर्जा जो तटीय क्षेत्र है, विशेष आर्थिक जोन से संबंधित जो क्षेत्र हैं, तो वहां पर तटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के उत्पादन की दिशा में सरकार काफी ज्यादा जोर दे रही है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। आप पवन ऊर्जा से संबंधित अपर्यावरणीय प्रभाव देख लेते हैं। तो पवन ऊर्जा संचालन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य वायु प्रदूषकों जैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करती, लेकिन पवन टरबाइन टकराव या पर्यावास की क्षति के माध्यम से पक्षियों की आबादी पर प्रभाव डाल सकती है। चूंकि जो पवन चक्की हमेशा घूमते रहता है और उसके कारण पक्षियां उसके गिरफ्त में आकर पक्षियों की संख्या प्रभावित हो सकती है। ठीक है, उससे काफ़ी अधिक शोर होता है। पवन टरबाइन रडार और विमान नेविगेशन प्रणालियों में हस्तक्षेप कर सकता है, उससे शोर उत्पन्न होता है, ध्वनि प्रदूषण की समस्या में देखने को मिल सकती है। तो पर्यावरण संबंधी कुछ चुनौतियां विद्यमान हैं, तो उस दिशा में भी हमें काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो पवन ऊर्जा टॉपिक यहां पर फिनिश हुआ। अगला पॉइंट है बायोमास। बायोमास भी जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा के साथ साथ हरित ऊर्जा का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बायोमास ऊर्जा पौधों एवं पशुओं जैसे कार्बनिक पदार्थों से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो बायोमास किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो पौधे और पशुओं के जो कार्बनिक सड़े गले पदार्थ होते हैं उससे बायोमास ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका उपयोग ऊष्मा, बिजली तथा जैव ईंधन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बायोमास ऊर्जा जीव के भीतर संग्रहित होती है तथा आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सकता है। ऊर्जा के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे प्रचलित बायोमास सामग्री पौधे, काष्ठ एवं अपशिष्ट हैं। वर्तमान में भारत में कृषि आधारित बायोमास जैव ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख भागीदार है। प्रमुख फसलों से कृषि आधारित बायोमास का वार्षिक अधिशेष घरेलू उपयोग, पशु आहार, उर्वरक आदि के उपयोग के बाद लगभग 230 मिलियन मीट्रिक टन उपलब्ध है। ठीक है, तो बायोमास कुल मिलाकर आपको यह जानना है कि जो पौधे और पशुओं के जो कार्बनिक अपशिष्ट होंगे उससे बायोमास ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। और बायोमास ऊर्जा देखेंगे कि भारत में कृषि आधारित कई सारे अपशिष्ट यहाँ पर बहुत सारे आपको खेत खलिहान में मिल जाएंगे, उन सभी को एकत्र करने के बाद बायोमास ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, भारत के बायोमास संसाधनों में देखिए रिसोर्सेस, बायोमास से संबंधित रिसोर्सेस, तो भारत के बायोमास संसाधनों में चावल की भूसी एवं गन्ने की खोई जैसे कृषि अवशेष, लकड़ी की गिट्टी जैसे वन आधारित बायोमास, बायोगैस उत्पादन के लिए गाय के गोबर जैसे पशु अपशिष्ट, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट और समुद्री शैवाल तथा जलीय पौधों से प्राप्त जलीय बायोमास इसके रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। तो यह संसाधन है जिससे बायोमास ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। तो यह काफ़ी बड़ी, आप देखेंगे कि नगरीय क्षेत्रों में देखिए यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है नगर पालिका ठोस अपशिष्ट। तो नगरीय क्षेत्रों में जो कचरे एकत्रित किए जाते हैं तो उससे भी ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, वह बायोमास ऊर्जा ही होता है। ठीक है, तो बायोमास ऊर्जा की संभावना ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ नगरों में भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सब्जी मंडी जो होता है वहां पे जो बर्बाद होते हैं कूड़े कचरे जो एकत्रित होते हैं उससे भी ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है, बशर्ते उसे सही तरीके से एकत्र किया जाए, सही तरीके से उसे कलेक्ट किया जाए और कलेक्ट करने के बाद बड़े स्तर पर उसे प्लांट में ले जाकर बायोमास ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, अब आइए आर्थिक व्यवहार्यता। बायोमास ऊर्जा उत्पादन की वित्तीय व्यवहार्यता विभिन्न कारकों, विशेष रूप से बाजार मूल्य की अस्थिरता एवं अनिश्चितता से प्रभावित होती है। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि जैव ईंधन तथा बायोचार की बाजार कीमतें बायोमास उत्पादन परियोजनाओं के शुद्ध वर्तमान मूल्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ठीक है, अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों को देखते हैं। तो भूमि उपयोग, कानूनी चुनौतियां, लॉजिस्टिक, ईंधन लागत, कच्चे माल की उपलब्धता, ये महत्वपूर्ण इसकी चुनौतियां हैं। और सरकार की पहले कौन कौन सी है, तो बायोमास कार्यक्रम सरकार चला रही है, बायोगैस कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, बायोमास फायरिंग पहल सरकार के द्वारा की जा रही है। ठीक है, अब आइए पर्यावरणीय प्रभाव।
तो बायोमास ऊर्जा के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पर्यावरणीय प्रभाव देखने को मिलते हैं। जब बायोमास को ऊष्मा या बिजली के लिए दहन किया जाता है तो यह वायुमंडल में CO2 उत्पन्न करता है, और CO2 उत्पन्न होगा तो स्वाभाविक है कि ग्रीन हाउस गैस यह होता है जो कि टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंज को प्रभावित करेगा। बायोमास ऊर्जा को यदि सतत रूप से प्रबंधित किया जाए तो इससे कार्बन तटस्थता भी सुनिश्चित हो सकती है। इसीलिए कहा गया है कि बायोमास ऊर्जा यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से पर्यावरण पर असर डालता है। अगला है लघुपन बिजली परियोजना। ठीक है, लघुपन बिजली परियोजनाएं बिजली उत्पादन के लिए गिरते या बहते पानी की ऊर्जा का उपयोग करती है। लघुपन बिजली परियोजना, पन बिजली परियोजना जो है वह जल से उत्पन्न की जाती है। अगर किसी झरने से जल गिर रही है या नदी से पानी बह रहा है तो बहते हुए पानी से या गिरते हुए पानी से ऊर्जा का जो उत्पादन किया जाएगा उसे ही लघुपन बिजली परियोजना कहा जाता है। लघु का मतलब होता है छोटे छोटे पन बिजली परियोजना, और छोटे छोटे नदी झरनों पर इसका उपयोग किया जा सकता है। इन परियोजनाओं की क्षमता 25 मेगावाट या उससे कम होती है, यानी कि लघुपन बिजली परियोजना उन परियोजनाओं को कहा जाता है जहां जिसकी उत्पादन क्षमता जो है या जहां पर 25 मेगावाट या उससे कम बिजली परियोजना जहां पर बिजली उत्पन्न की जाती है। ठीक है, लघुपन बिजली परियोजनाएं तकनीकी एवं आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो सकती है, यानी कि तकनीकी या आर्थिक रूप से लघुपन बिजली परियोजना व्यवहारिक रूप से यूज किया जा सकता है। लघुपन बिजली संयंत्रों की आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन उनकी आंतरिक प्रतिफल दर से किया जाता है, जो 7% और 9% के बीच होनी चाहिए। अब इससे संबंधित क्या चुनौतियां हैं, तो इसके डिजाइन, निर्माण, संचालन और पर्यावरणीय प्रभाव ये महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं लघुपन बिजली परियोजना से संबंधित। और अगर पहल देखा जाए तो सरकार के द्वारा लघुपन बिजली कार्यक्रम का संचालन किया गया है। सरकार लघुपन बिजली पन विद्युत परियोजनाओं में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है, वित्तीय प्रोत्साहन प्रोवाइड करा रही है और सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है। और सरकार की कोशिश है कि निजी क्षेत्रों की भूमिका इस दिशा में बढ़ती है तो लघुपन बिजली परियोजनाएं बड़े स्तर पर काम कर सकती है, और इससे अल्प छोटे छोटे मात्रा में ही करके छोटे छोटे इकाइयों में बांटकर ही बृहत स्तर पर इस दिशा में बिजली उत्पादन की जा सकती है। तो लघुपन बिजली परियोजना भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अगला है अपशिष्ट से ऊर्जा, बहुत महत्वपूर्ण है। अपशिष्ट से ऊर्जा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपशिष्ट पदार्थों से बिजली या ऊष्मा के रूप में ऊर्जा सृजन या अपशिष्ट को मीथेन, मेथनॉल या सिंथेटिक ईंधन जैसे ईंधन स्रोत में परिवर्तित करना शामिल है। यानी अपशिष्ट से ऊर्जा, नाम से स्पष्ट है कि अपशिष्ट पदार्थों से अगर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है तो अपशिष्ट से ऊर्जा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। भारत में अपशिष्ट से ऊर्जा बाजार अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है, लेकिन धारणीय तरीके से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की बढ़ती आवश्यकता के कारण यह तेजी से बढ़ रहा है। जुलाई 2023 तक भारत में अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना के लिए कुल स्थापित क्षमता 522 मेगावाट के लगभग इक्विवेलेंट पहुंच चुकी है। तो भारत में अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न की प्रक्रिया भले ही प्रारंभिक चरण में है, लेकिन 6 महीने पहले जुलाई 2023 का जो डेटा है उस समय तक 522 मेगावाट के लगभग जो है वह भारत में स्थापित क्षमता है अपशिष्ट से ऊर्जा क्षेत्र में। ठीक है, अब इसके रॉ मटेरियल क्या क्या होंगे, तो सारे अपशिष्ट पदार्थ इसके रॉ मटेरियल होंगे, क्योंकि नाम ही अपशिष्ट से ऊर्जा। ठीक है, तो खाद्य अपशिष्ट, नगरीय अपशिष्ट, पशु का अवमल, कागज, कार्डबोर्ड, लकड़ी, प्लास्टिक अपशिष्ट, ये सारे जो अपशिष्ट होंगे वह इसके रॉ मटेरियल के रूप में यूज किए जाएंगे। आर्थिक व्यवहार्यता क्या है, तो अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी की आर्थिक व्यवहार्यता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे अपशिष्ट की उपलब्धता, अपशिष्ट निपटान की लागत और ऊर्जा उत्पादन की लागत क्या है। अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकियां शहरी ठोस अपशिष्ट कच्चे माल का उपयोग करके व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य सिद्ध हुई है। चुनौतियां क्या हैं, तो पुनर्चक्रण को हतोत्साहित करना, अनियमित अपशिष्ट व्यापार, तकनीकी और बुनियादी ढांचे इस दिशा में महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, और सरकार के द्वारा कई पहले भी शुरू की गई है जिसका उद्देश्य शहरी और औद्योगिक कृषि अपशिष्ट तथा अवशेषों से बायोगैस, बिजली या महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्पन्न करना है। ठीक है, तो अपशिष्ट से ऊर्जा जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है।
अगला है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा भी काफी महत्वपूर्ण है। भूतापीय ऊर्जा का मतलब होता है भू मतलब पृथ्वी, ताप मतलब टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के टेम्परेचर से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। अब पृथ्वी के टेम्परेचर से किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे देखिए। भूतापीय ऊर्जा का एक नवीकरणीय तथा धारणीय रूप है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का दोहन करती है। इस ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन, तापन और शीतलन सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। भारत में भूतापीय ऊर्जा देश के ऊर्जा मिश्रण में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखती है और अनुमानित भूतापीय क्षमता 10,600 मेगावाट से अधिक है। बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, डेटा को आप लोग नोट करते चलेंगे। वर्तमान समय में भारत में भूतापीय ऊर्जा के क्या क्षेत्र हैं जहां पे चिन्हित किया गया है। भारत वर्तमान में पूगा घाटी लद्दाख में अपनी पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना पर काम कर रहा है। यानी कि भारत में भूतापीय ऊर्जा के लिए जो क्षेत्र चिन्हित किया गया है वह कौन सा क्षेत्र है? पूगा घाटी लद्दाख, जिसे राज्य संचालित ONGC के द्वारा विकसित किया जा रहा है। पूगा घाटी लद्दाख में भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो आप क्या बताएंगे? ONGC के द्वारा। परियोजना का लक्ष्य प्रारंभिक चरण में 1 मेगावाट और उन्नत चरण में 100 मेगावाट तक बिजली उत्पन्न करना है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, पूगा घाटी लद्दाख जो भूतापीय ऊर्जा के लिए चिन्हित किया गया है। ठीक है, आर्थिक व्यवहार्यता। भूतापीय ऊर्जा विकास कई मामलों में आर्थिक रूप से व्यवहार्य है, यानी व्यवहारिक है। क्यों? क्योंकि यह बिजली का एक अस्थायी एवं लागत प्रभावी स्रोत प्रदान कर सकता है। एक भूतापीय ऊर्जा संयंत्र को विकसित करने की लागत अक्सर एक पारंपरिक ईंधन संयंत्र के बराबर होती है, जिसमें अधिकांश लागत संयंत्र के निर्माण एवं स्थल की खोज में व्यय होती है, अन्यथा इसके उत्पादन की जो लागत दर है वह काफ़ी कम होती है। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र से उत्पन्न बिजली को अन्य स्रोतों की तुलना में उच्च लाभ पर बेचा जा सकता है तथा बिजली की लागत जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति और मांग के साथ उतार चढ़ाव नहीं करती है। इसके परिणाम स्वरूप यह सस्ता एवं अस्थायी बिजली स्रोत प्राप्त होता है। अब इसको लेकर सरकार की क्या महत्वपूर्ण पहलें हैं? तो सरकार की महत्वपूर्ण पहलों का अगर देखा जाए तो भारत विभिन्न पहलों के माध्यम से भूतापीय ऊर्जा विकास को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारतीय भूतापीय ऊर्जा विकास ढांचे का मसौदा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य देश के दीर्घकालिक भूतापीय ऊर्जा उत्पादन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है। भूतापीय ऊर्जा पर मसौदा राष्ट्रीय नीति एक धारणीय, सुरक्षित और सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र की स्थापना करना चाहती है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने देश भर में भूतापीय संसाधनों के उपयोग को पूरक बनाने तथा अनुसंधान एवं विकास और प्रदर्शन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना निर्माण को लेकर है। इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा के उपयोग में तेजी लाने के लिए सरकार के द्वारा भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड आदि देशों के साथ गठजोड़ करने को लेकर है, ताकि भूतापीय ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उत्पादन हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रीन एनर्जी के महत्वपूर्ण स्रोतों का हमने डिस्कस किया है। आपको ध्यान रखना होगा कि परीक्षा में ग्रीन एनर्जी पूछा जा रहा है या रिन्यूएबल एनर्जी। अगर ग्रीन एनर्जी पूछा जाता तो हमने पहले भी बताया था कि पूरी तरीके से संभव है कि सभी ग्रीन एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हों, लेकिन सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत ग्रीन एनर्जी के स्रोत नहीं माने जाएंगे। हरित ऊर्जा के अंतर्गत जो हमने डिस्कस किया ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत, वह सौर ऊर्जा ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत आएगा, पवन ऊर्जा ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत आएगा, भूतापीय ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत आएगा, बायोमास ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत आएगा, अपशिष्ट से ऊर्जा जो है यह भी ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत आएगा। लेकिन कई सारे ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं जो हरित ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे बड़े पनबिजली संयंत्र अभी हमने चर्चा किया था, ये सब जो है वह ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसे आपको ध्यान रखना है और ग्रीन एनर्जी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। अब इसको हम लोग समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हरित ऊर्जा की ओर संक्रमण भारत के लिए अनिवार्यता। सतत विकास पर बढ़ते वैश्विक फोकस
और जलवायु परिवर्तन के समाधान की आवश्यकता को देखते हुए हरित ऊर्जा की ओर संक्रमण भारत के लिए महत्वपूर्ण है। पहला, नीतिगत ढांचा बनाने की आवश्यकता है इस दिशा की ओर। हरित ऊर्जा टेक्नोलॉजी का समर्थन करने वाली महत्वपूर्ण नीतियों का विकास और उसको क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। R&D में निवेश किए जाने की आवश्यकता है ताकि दक्षता को बढ़ाया जा सके और लागत को कम किया जा सके। वित्तीय प्रोत्साहन, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी, टैक्स क्रेडिट और कम ब्याज वाले ऋण जैसे वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है ताकि ग्रीन एनर्जी की दिशा में काम तेजी से किया जा सके। ऊर्जा भंडारण समाधान, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अंतर्विराम प्रकृति के समाधान हेतु ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास में निवेश किए जाने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन अधिक से अधिक बढ़ाना होगा और उन देशों के साथ हमें गठजोड़ करना होगा जो ग्रीन एनर्जी की दिशा में काफ़ी तेजी से काम कर रहे हैं, ताकि हमें सोफिस्टिकेटेड तकनीक प्राप्त हो सके जिसकी लागत दर जो है वह कम हो। ठीक है। इस दिशा में हमें क्षमता निर्माण और कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट पर भी काम करने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर अगर इस दिशा में कार्य किया जाए तो भारत आने वाले समय में हरित ऊर्जा की दिशा में काफ़ी तेजी से काम कर सकता है और भारत जो भी पंचामृत के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धता को दर्शा चुका है वैश्विक पटल पर, उसे आने वाले समय में निस्संदेह हासिल कर लेगा। हरित ऊर्जा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता इसकी नीतियों, नियामक ढांचों और चल रही पहलों में स्पष्ट है। देश का लक्ष्य अपने समग्र ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना तथा दीर्घकाल में सतत विकास को हासिल करने से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ग्रीन एनर्जी से संबंधित आज का जो हमारा आर्टिकल डिस्कशन था वहीं पर समाप्त होता है। इसी प्रकार से जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल किसी मैगजीन के अंतर्गत दिए हुए रहेंगे उसका वीडियो डिस्कशन आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा और इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।